जय हिंद दोस्तों। आपको बता दें कि टर्म ऑफ रेफरेंस यानी 8वां वेतन आयोग आपको पता होगा कि 16 जनवरी 2025 को कैबिनेट के द्वारा गठन की मंजूरी दी गई थी। लेकिन अभी देखिए मई महीना भी ख़त्म होने को है, लेकिन चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ, सदस्यों के नाम के अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जबकि सर्कुलर जरूर निकला है, 35 सदस्यों का सर्कुलर निकला हुआ डिप्यूटेशन बेसिस पे, और 4 डिप्टी सेक्रेटरी और जो डायरेक्टर हैं उनके निकले हुए हैं डिप्यूटेशन बेसिस पे। लेकिन जो बात आ रही है कि टर्म ऑफ रेफरेंस, जहाँ दोस्तों TOR जिसको बोलते हैं टर्म ऑफ रेफरेंस, अभी तक सरकार ने फाइनल नहीं किया है। आपको बता दें मई महीना का अंत होने वाला है और 7 महीने का वक्त बचा हुआ है 8वां पे कमीशन लागू होने में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू होना है और सरकार अभी तक चेयरमैन पद की अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या पिछला रिकॉर्ड देखा जाए। पिछला रिकॉर्ड जब हम देखते हैं 7वां वेतन आयोग, जहाँ दोस्तों 12 से 18 महीना लगा था बनने में, तो क्या इस जो 8वां वेतन आयोग है क्या उसमें भी 12 से 18 महीना लगेगा? तो सरकार जो वादा कर रही है तो क्या ये वादा पूरा हो पाएगा कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा? यानी कि 7 महीना में क्या कमेटी का गठन और उसका सॉल्यूशन होना, पूरा ड्राफ्ट तैयार होना, उसके बाद सिफारिश के लिए जाना सरकार के पास, क्या ये सारी चीज़ें 8-7 महीने में हो पाएगा? ये थोड़ा सा अनिश्चितता वाला समस्या आ गया है और क्वेश्चन हो गया है कि ऐसा संभव हो सकता है। आजकल डिजिटल ज़माना है, तो क्या सरकार को नहीं चाहिए कि जल्द से जल्द चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट कर दिया जाए? क्योंकि अप्रैल या मई में ही ऐसा बताया जा रहा था कि चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट हो जाएगा, कमेटी का गठन हो जाएगा, उसके बाद फिर वो अपना रिपोर्ट बनाएंगे और सरकार के समक्ष पेश करेंगे। लेकिन अभी तक कुछ होता दिख नहीं रहा है। आपको बता दें कि टर्म ऑफ रेफरेंस मार्च महीने में सभी से मांगा गया था। डिफेंस विभाग ने भी दिया, रेलवे विभाग ने भी दिया और पोस्टल विभाग ने भी दिया। सभी लोगों ने टर्म ऑफ रेफरेंस सरकार को भेज दिए हैं, लेकिन फाइनल जो ड्राफ्ट सरकार को बनाना है वो अभी तक नहीं बना है। और जब आपको पता होगा NCJCM एक बॉडी है और वो सरकार से बात करती है, जहाँ दोस्तों ब्यूरोक्रेट्स और स्टाफ साइड से बात होता है, यानी सरकार और कर्मचारियों के बीच अगर कोई बात करता है तो NCJCM के सदस्य लोग बात करते हैं। जब उनसे पूछा गया तो वो बोले कि हमारा नाम नहीं बताना है, लेकिन हाँ टर्म ऑफ रेफरेंस बहुत जल्द सरकार पेश करने वाली है और चेयरमैन पद का भी नाम बहुत जल्द बताने वाली है। लेकिन फिटमेंट फैक्टर के बारे में जब सवाल उनसे पूछा गया तो आनाकानी करने लगे, क्योंकि उनका कहना था कि सबसे पहले टर्म ऑफ रेफरेंस तैयार होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना दिया जाएगा और न्यूनतम वेतन कितना दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो 2-3 बातें वहाँ पर निकल कर आ रही है। ये तो कि देखिए NCJCM के जो अध्यक्ष हैं खास करके शिव गोपाल मिश्रा, जी हाँ दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा को आप सभी जानते होंगे। उनका कहना था कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 दे सरकार, और उनका ये भी कहना था कि 7वां वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 था, तो उससे कम तो हम नहीं लेंगे, उससे ज़्यादा ही देना पड़ेगा सरकार को। अब ये बात कहाँ तक सच होती है आने वाला वक्त बताएगा। भविष्य के गर्त में ये फिलहाल घूम रहा है। आपको बता दें NCJCM ने जब टर्म ऑफ रेफरेंस सरकार के पास जमा किए तो उसमें OPS के भी मांग किए थे, और इसके अलावा अभी 3 यूनिट सरकार देती है, यानी खपत के हिसाब से 3 यूनिट। एक जो सरकारी नौकरी करते हैं उनका 1 यूनिट माना जाता है, उनकी पति या पत्नी कोई एक उसका 1 यूनिट, और 2 बच्चों को 0.5 पॉइंट, यानी कि टोटल मिलाकर 3 यूनिट अभी खपत के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन आपको पता होगा आजकल वरिष्ठ और माता पिता को पालन पोषण करना बच्चों का कर्तव्य है, और 2022 का अधिनियम भी है, उसमें नया जुड़ गया है जिसमें माता पिता को भी जोड़ देना चाहिए। तो टोटल 5 यूनिट जोड़ा जा सकता है 8वां वेतन आयोग में। अगर 5 यूनिट जुड़ जाता तो माता पिता को जो रेल में आपको बता दें मेडिकल सुविधा नहीं मिलता है, वो सारी सुविधा मिलेगी। ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि रेल अगर इतना दिन से चल रहा है और माता पिता को शामिल नहीं करता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो ही नहीं सकता इस धरती पे।
क्योंकि बच्चे तो नौकरी करते हैं, पति पत्नी घर में संभालते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो 3 यूनिट तो बन जाता है। लेकिन माता पिता का भी 2 यूनिट जोड़ना चाहिए, ताकि वो डिपेंडेंट माता पिता अपने बच्चों पर ही होते हैं। लेकिन रेल का नियम ही कुछ अलदा है, जिसके कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारे कर्मचारी हमसे यही बात करते हैं कि माता पिता का भी 1-1 यूनिट जोड़ देना चाहिए, तो टोटल 5 यूनिट हो जाता है रेलवे में जिस तरह से चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी 8वां वेतन आयोग में 5 यूनिट हो जाता है, तो कर्मचारियों को राहत का सांस लेंगे। इसके अलावा एक तो लेवल मर्जर की बात चल रही है। लेवल मर्जर की बात यह है कि 1 लेवल से 6 लेवल तक को मर्ज किया जाए और 3 लेवल बनाए जाए, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी। लेवल ए में वैसे कर्मचारी जो लेवल 1 और लेवल 2 में काम करते हैं उनको मर्ज कर दिया जाए, और लेवल बी में वैसे कर्मचारी जो लेवल 3, लेवल 4 में काम करते हैं उनको मर्ज करके लेवल बी बनाया जाए, और लेवल सी के कर्मचारी जिसमें लेवल 5, लेवल 6 के कर्मचारी को मर्ज करके एक लेवल सी बनाया जाए। तो अगर ये होता है तो कर्मचारियों का प्रमोशन बहुत जल्दी होगा, उनका वेतन सैलरी कुछ दिखेगा, क्योंकि अभी महंगाई का दौर है। आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा महंगाई बढ़ गया है, वेतन बुझाता ही नहीं है, सरकारी कर्मचारियों को हवा में उड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये सब चीज़ें भी सरकार को देखना पड़ेगा। 10 साल होने को है, 8वां पे कमीशन लागू होना चाहिए, क्योंकि वेतन विसंगतियाँ बहुत हैं। महंगाई के हिसाब से आप कंपेयर करेंगे तो वेतन कुछ लगता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें सरकारी कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं। तो ये भी बात चल रही है कि लेवल मर्जर की बात हो रही है, और जो अभी आपको बताया बूढ़े माँ बाप को 1 यूनिट जोड़ना है, टोटल 5 यूनिट खपत के हिसाब से करना है। आपको पता होगा कि 15वां जब भारतीय लेबर अधिनियम 1957 के आधार पर ही 7वां वेतन आयोग में लागू किया गया था, 3 यूनिट ही दिया गया था। तो इस बार 8वां वेतन आयोग में हो सकता है लेवल 5, आपको बता दें 5 यूनिट दिया जाए। अगर 5 यूनिट देते हैं तो सरकारी कर्मचारी के लिए बल्ले बल्ले का सौदा होगा। दूसरी, फिटमेंट फैक्टर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और जब NCJCM से पूछा जाता है तो वो कन्नी काट कर भाग जाते हैं। उनका कहना कि भविष्य के गर्त में है, अभी टर्म ऑफ रेफरेंस तैयार नहीं किया है सरकार। अगर वो कर देता तब जाके कुछ पता चल सकेगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना देगी सरकार और मिनिमम सैलरी कितना रहेगा। कई कर्मचारी हमें ऐसे भी मिले हैं दोस्तों जो सवाल पूछते हैं कि क्या 1 जनवरी 2026 के बाद जो रिटायर होंगे और अभी 8वां वेतन आयोग नहीं लगा है तो क्या उनको ये लाभ मिलेगा? ज़रूर लगेगा। आप बेशक उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि अगर जो भी लाभ होगा वो पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा, कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा, और वो एरियर के रूप में आपको दिया जाएगा। इसलिए किंतु परंतु का सवाल ना खड़ा करें। और इसके अलावा NCJCM जो बात कर रही है कि लगातार फिटमेंट फैक्टर के बारे में बात हो रही है, तो आपको बता ही दिए शिव गोपाल मिश्रा का कहना 2.57 से कम हमें मंजूर नहीं। जबकि NFIR का रघुवैया हैं, आपको पता होगा डॉक्टर रघुवैया हैं, उनका कहना है कि फिटमेंट फैक्टर 2 देगी सरकार। अगर 2 भी देती है तो 18,000 जो लेवल 1 के कर्मचारी को मिल रहा है 36,000 बेसिक हो जाएगा। लेकिन कई सोर्स से पता चला 1.92। जी हाँ दोस्तों, मतलब कितना वीडियो हमने बनाया इसके ऊपर, लगातार बनाया वीडियो। 1.92 से कोई बात घसकने को बात नहीं, यानी कि कह सकते हैं कि 1.92 अगर ही मिनिमम फिटमेंट फैक्टर रखा जाए तो आपका सैलरी 34,560 रुपया हो जाता है। 34,560 का अगर आपका DA जोड़ लीजिए, अभी 55% चल रहा है, 3% और 58% और मिलेगा तो 20,000 और जोड़ लीजिए। इसके अलावा HRA आपका शहर के हिसाब से मिलता है, XYZ कैटेगरी होती है, आपको बताए थे पहले वाले वीडियो में। तो आपको 10%, 20%, 30% मिल रहा है, वो जोड़ लीजिए। इसके अलावा DA 0 हो जाएगा जब नया बेसिक आएगा। तो ट्रेवलिंग के अलाउंस जो मिलता है 2,000 वो आसपास मिलेगा। टोटल मिला के करीब 60,000 बनेगा, लेकिन NPS में बेसिक प्लस DA का 10% कट जाएगा। तो लगभग मिला जुला के आपको 52-53 हज़ार सैलरी बनेगा लेवल 1 के कर्मचारी को 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद। जी हाँ दोस्तों, नेट सैलरी, नेट पे की बात मैं बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपका ग्रोस सैलरी भले 58,000 59,000 हो जाए, लेकिन NPS में आपका पैसा जो कटता है बेसिक प्लस DA का 10%, और भी बहुत सारे अलाउंस कटते हैं उसमें। जिस स्टेट में आप रहेंगे उसका टैक्स, या फिर मेडिकल सुविधा CGHS है तो उसका कुछ रुपया कटेगा,
और बहुत सारी चीज़ें कटती हैं। तो मिला जुला कर आपका जो नेट पे बनेगा वो लगभग 52 हज़ार रुपया बनेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये अच्छी खबर है, ये कोई ख़राब खबर नहीं है। अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर सरकार देती है तो 51-52 हज़ार जरूर बन जाएगा। टू फिटमेंट फैक्टर देती है तो 60 हज़ार के आसपास बनेगा। अगर वही 2.5 देती है तो इसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा वो सबसे पहले आपके पास हम लेकर आएंगे, क्योंकि ओपीएस की जान, ओपीएस की आवाज़ द रियल फैक्ट्स ही है। पूरे इंडिया में तहलका मचा कर रखा है। जय हिंद, जय भारत।